उनको भी बिठा सकते थे वहां पर कि आइए सर आप प्रधानमंत्री बन जाइए या आप देश की सत्ता को संभाल लीजिए। अगर धरना ही देना था तो कार्यकर्ता तो उनको भी बिठा सकते थे। वही मैं कह रहा हूं कि जब तक ढोल को आप डंडा नहीं मारोगे ढोल बजेगा नहीं। और जब तक गमार को आप उसकी भाषा में बात नहीं करोगे तब तक गमार आपकी भाषा को समझेगा नहीं, वो बल्कि ये और जरे देखेगा कि ये हमसे डरे हुए हैं। तो ये यहाँ जी पर बीजेपी की गलती है। बीजेपी अगर इतनी अहिंसावादी बनी रहेगी तो कहीं मुझे ये डर लगता है कि हमारे कार्यकर्ता धीरे धीरे इस डर से हमें छोड़ के ना चला जाए। और ये बीजेपी को अब सोचना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, सख्ती से लेना पड़ेगा। धरने आंदोलन से कुछ नहीं होता है। अगर मैं ये सत्ता कहना चाहूंगा कि आज बीजेपी का कार्यकर्ता डरा हुआ है बंगाल में नहीं पूरे देश में डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि अगर हमारे साथ इस तरह का हादसा होगा तो हमारी पार्टी तो बचाने आएगी नहीं, हमें सिर्फ धरने जी देती रहेगी। अपने कार्यकर्ता का हौसला अफजाई करने के लिए उसके साथ बराबर खड़ा होना पड़ेगा। अहिंसा से काम नहीं चलेगा, धरनों से काम नहीं चलेगा। ये हम अपने शीर्ष नेताओं को कहना चाहते हैं आपके माध्यम कि आप अपने कार्यकर्ता की जब तक जो है ना जान माल की रक्षा नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता आपसे दूर हो जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे इस वक्त जो बंगाल में बद से बदतर स्थिति हो रखी है, जहां पर हिंदुओं को बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा और वहां के कुछ शांति प्रिय समुदाय द्वारा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उनको घर से निकाला जा रहा है, उनके घरों को, उन बीजेपी दफ्तरों को बुरी तरीके से तहस नहस किया जा रहा है। इस वक्त बंगाल के हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे कुछ समय पहले 1990 में कश्मीर के हालात थे। वहां पर उस वक्त भी हिंदू पलायन करने पर मजबूर था, आज बंगाल में भी हिंदू पलायन कर रहा है। इस पर चर्चा करेंगे कैप्टन आई सिंह भदौरिया से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को, और ममता बनर्जी और उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी चर्चा करेंगे जो बयान दे रहे थे कि एक बार सीआरपीएफ और मोदी अमित शाह चले जाए, बीजेपी चली जाए, फिर बताएंगे कि हम क्या हैं। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सर कैसे जिस हैं? तरीके से मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। जो इस वक्त हालात हो रखे हैं बंगाल के, जहां पर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बंगाल का इतिहास शुरू से ही ये जो है ना दंगा पीड़ित इतिहास रहा है। बंगाल का इतिहास कभी खास करके राजनीति के लिए तो अच्छा रहा ही नहीं है। जब से देश जी आजाद हुआ है सबसे ज्यादा वहाँ लेफ्ट ने और कांग्रेस ने वहाँ शासन सत्ता संभाली है। इन्होंने दोनों ने ही मिलकर वहाँ शासन किया है। 30 साल से अधिक जो है ना कांग्रेस ने वहाँ शासन किया है और लगभग इतना ही जो है ना लेफ्ट पार्टी ने वहाँ शासन किया है, सीपीआई ने। तो ये दोनों ही पार्टियों का इतिहास उस टाइम ये रहा है कि जाति में बांटना, एक पक्ष मुस्लिम खास करके जो मुस्लिम समाज है उसको जो है ना वोट बैंक समझ के, और वहाँ हिंदुओं के ऊपर शुरू से ही वहाँ जो दंगे फसाद और मारकाट होता रहा है। आपने देखा जी होगा कि जब जब सीपीआई थी तो यही ममता के जो है ना कार्यकर्ता और इनके पदाधिकारी, इनके पार्टी के लीडर वहां मारे जाते थे, काटे जाते थे। जो कांग्रेस का था तब सीपीआई सीपीएम के मारे जाते थे। तो वहां का ये इतिहास रहा है कि वहां कभी भी राजनीति साफ सुथरी रही नहीं है। और वही जी काम जब ममता बनर्जी जब बंगाल में सत्ता संभाली, आज उनको 10 साल हो गए और तीसरा राउंड वो पूरा करने जा रही है। तो उन्होंने जब संभाली तो लोगों को वहां ये विश्वास हुआ कि दीदी बहुत अच्छा साफ सुथरा शासन देंगी, बंगाल में उद्योग देंगी, बंगाल में रोजगार देंगी, और बंगाल सबसे बड़ी बात की बंगाल के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगी। जी मगर मगर शायद वो ये लोग भूल गए कि बंगाल का इतिहास ही ये है कि वहां कोई साफ सुथरा होता ही नहीं है। जो भी सत्ता में आता है वो जो है ना इस तरह की अराजकता फैलाता है। वही ममता के बनर्जी के जो है ना कार्यकर्ता उनके लोगों ने किया। आपने देखा जी होगा जी कि जी 10 साल से वहां पर क्या हो रहा था, टोटल वसूली हो रही थी, टोलाबाजी हो रही थी, सिंडिकेट से वहां चल रहा था। वहां एक छोटा सा भी काम अगर कराना है तो जब तक उनके कार्यकर्ता उसमें कुछ अपना हिस्सा नहीं लेते थे तो वो काम नहीं होता था, चाहे वो जी सरकारी काम हो चाहे प्राइवेट काम हो। और
अगर उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई भी चलता था वहां, चाहे बीजेपी हो चाहे वहां कांग्रेस हो, खास करके बीजेपी, जब से वहां बीजेपी ने अपना पैर रखा है और धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाना शुरू की, तो ममता बनर्जी को वही चीज वहां हजम नहीं हो रही थी। तो आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने किस तरह से वहां का माहौल बनाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय जो नेता गए उनको सुत्ता नहीं छोड़ा गया है, उनके जो है ना काफिले पे भी हमला हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो नड्डा जी हैं इनके ऊपर भी हमला हुआ था। तो आप सोचिए कि बंगाल की स्थिति क्या है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इस बंगाल को सुधारने के लिए सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, और वो है मिलिट्री शासन, राष्ट्रपति शासन। अगर इसको जब तक नहीं लगाया जाएगा, बंगाल में आप जो है ना ममता नहीं और किसी की सरकार बना दो, ये माहौल वहां का नहीं बदलने वाला है। लोगों को थोड़ी नई एक उम्मीद जगी थी कि बीजेपी आएगी तो जो है ना यहाँ पर शायद शांति आएगी, और ऐसा होता भी। अगर बीजेपी जी की सत्ता आती तो वाकई में वहां के जितने गुंडे बदमाश हैं इनको लगाम लगाई जाती, क्योंकि वहां पर सर, जो पर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर यहाँ पे कि ममता बनर्जी ने अपने रैलियों के बीच में भी ये कहा था कि एक बार सीआरपीएफ और जो ये बीजेपी के फोर्सेस हैं इनको जाने दो, फिर बताएंगे हम क्या है। तो उसके बावजूद भी आखिर इतनी अच्छे तरीके से इतनी ज्यादा सीटें मिलना, इसको किस तरीके से देखते हैं और इस बयान को किस तरीके से देखते हैं कि शुरू से ही धमकाते हुए आई हैं वहां की जनता को कि एक बार जाने दो फिर बताएंगे। बहुत अच्छी बात रोहन, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये सीटें मिलने का कारण ये है, उनको किसी काम के ऊपर नहीं सीटें मिली है कि उन्होंने बंगाल में कोई अच्छा काम किया है या कोई नए उद्योग लगाए हैं या लोगों को रोजगार दिया, ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सीटें उनको सिर्फ डर और भय से मिली है, क्योंकि जो वो आज उन्होंने चुनाव जीतते ही दिखा दिया कि जो लोग उनके फेवर में नहीं आए सीधा ही उनको मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। तो यही बंगाल में डर सबसे ज्यादा था। तो कुछ लोग जो है ना हिम्मत करके बीजेपी के साथ जुड़े और उन्होंने जो है ना परिवर्तन की कोशिश करी कि परिवर्तन हो जाए। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को जो है ना डर से बाहर नहीं निकल पाए और उन्होंने मजबूरी बस टीएमसी को ही वोट दिया। तो मुख्य कारण ममता का जीतना यही है कि लोगों ने डर से वोट दिया है, दिल से वोट नहीं दिया है कि ममता जी ने कोई विकास किया है या बंगाल को बहुत अच्छा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ इसलिए डरते थे कि अगर मैं इनके फेवर में नहीं आया तो कल को मेरी मौत हो जाएगी, मेरे परिवार को मार दिया जाएगा। वो आपने देखा है जिस दिन जो है ना रिजल्ट आए उसी दिन से सरे और तो और छोड़िए, बीजेपी पार्टी का सरेआम जो है ना कार्यालय जलाया गया है, इनके कार्यकर्ताओं को घर में घुस के मारा गया है, महिलाओं के साथ रेप हुआ है। और बीजेपी ने सर, क्या कर दिया? गैंग रेप किया गया वहां की महिलाओं का टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा। और सर, जो लोग रोते थे इन सब चीजों पर, महिलाओं को लेकर हाथरस पहुंच गए थे कि यहाँ पर गलत हुआ, महिला के साथ गलत वहां भी हुआ तो वहां भी हुआ है, बंगाल में भी। पर देखा गया कि एक वर्ग जो एजेंडा चलाता है वही वर्ग बंगाल में जब एक महिला का गैंग रेप होता है तो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बीजेपी की कार्यकर्ता है इसलिए। नहीं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता वाली बात नहीं है रोशन जी। इसमें मुख्य कारण ये है कि देश में सब लोग जो पहले जिस तरह से इन्होंने माहौल बना रखा था, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम को देश में बांट रखा था। तो बीजेपी ने आके जो है ना जिस तरह से सत्ता को जो है ना बंदर बांट कर रहे थे, सत्ता को अपने हिसाब से लूट करके चला रहे थे, चाहे वो क्षेत्रीय अन्य पार्टियां हो या अन्य जगह हो, हर जगह आपने देखा होगा कि सत्ता का बंदरबांट हो रहा था। तो बीजेपी ने आके ये सबके मुंह पे ताला लगा दिया, सबको नाश्ता नाबूद कर दिया। तो सबको यही डर था कि किसी ना किसी तरह से बीजेपी को रोका जाए, बीजेपी को बदनाम किया जाए। तो जहां भी जो है ना बीजेपी के खिलाफ इन्होंने जो भी मौका मिला करा है, और वही अगर इनके पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे, चाहे वो ममता बनर्जी के हो या कांग्रेस के हो, या जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा शिवसेना ने खुले यहाँ वहां 3 संतों की हत्या करी थी, उसमें किसी ने मुंह नहीं खोला था, सब चुप थे। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी एक रणनीति देश में चल रही है। और ये शुरुआत आपने देखा हो कि कश्मीर में सबसे ज्यादा कश्मीरी ब्राह्मण थे और रातों रात 3 लाख वहां के हिंदू ब्राह्मणों को मारा गया था, काटा गया था, और उनकी महिलाओं को जबरदस्ती घर से निकाल निकाल के उनके साथ बलात्कार हुए थे।
और लड़कियों के साथ तो जो दुराचार हुआ था वो कहने में भी शर्म आती है। जी सर, इस वक्त बीजेपी का भी काफी विरोध हो रहा है। कह रहे हैं कि 303 सीटें क्या धरना देने के लिए दिलवाई हैं, कि इतना कुछ उनके कार्यकर्ताओं के साथ, जो जिसको वो अपना कोर वोटर कहते हैं, हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये लोग धरने दे रहे हैं। तो क्या 303 सीटें इसलिए दिलवाई हैं? कुछ लोगों का ये भी कहना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल रोहन जी, मैं आपको इस बताना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी शुरू से ही अहिंसावादी रही है। आपने देखा होगा बीजेपी ने कहीं भी लड़ाई झगड़े और इन चीजों में विश्वास नहीं किया है। जहां भी किया है उसने एक जो है ना साफ सुथरा माहौल रख देने की बात करी है। चाहे कश्मीर में हम गए हो, हमने कश्मीर में भी नहीं किया है। जहां भी गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी थे, आप देखो पहले वहां खूब हिंदू मुसलमान के झगड़े और वो हुआ करते थे, मगर 15 साल के शासन काल में मोदी जी के गोधरा कांड के बाद वहां दोबारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, तब आपने देखा था ये जो बदलापुर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर में जी क्या हालत हुई थी कि कम से कम 10 गांव जो है ना, गांव छोड़ छोड़ के भाग गए थे। इतना बड़ा वहां ये लड़सार हुआ था हिंदू मुसलमान का। जी जी किसके किसके कार्यकाल में हुआ था? समाजवादी के। मगर आज जी बीजेपी के माननीय जो है ना योगी जी के शासन का 5 साल पूरा होने को जा रहा है, एक सिंगल हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ है। तो बीजेपी जो है ना शुरू से ही अहिंसावादी रही है, वो हिंसा में विश्वास नहीं करती है। और ये पार्टियां सिर्फ हिंसा में विश्वास करती हैं। और इनकी तो बात ही यही है कि सत्ता गोली से निकलती है, ये इस चीज को मानते हैं। मगर बीजेपी इनमें विश्वास नहीं करती। और बीजेपी आप देखना बंगाल में भी इसी तरह का माहौल ले आएगी, अहिंसा का माहौल। थोड़े दिन की बात और है। जी सर, एक बीजेपी टीएमसी के एक पार्टी के नेता हैं, बॉबी हकीम करके, उनका बयान आता है कि जो ये सीआरपीएफ वाले और बीजेपी वाले सुअर के बच्चे हैं, इनको हम बताएंगे, एक चुनाव के बाद इनको हम बताएंगे, इनको मारेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो लोग कहते हैं कि सेना की इज्जत करनी चाहिए, आप खुद सेना में थे और उसके बावजूद एक नेता का ऐसा कहना, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये लोग जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनकी परवरिश यही है। ये किसी का सम्मान करना जानते ही नहीं है। ये ना देश का सम्मान करते हैं, ना ये देश के संविधान का सम्मान करते हैं, और ना इस देश की किसी भी बात को लेके चलते हैं। क्योंकि इनकी परवरिश जो हुई है वो सिर्फ इस तरह से हुई है कि हिंदू तो जो है काफिर है, और काफिर को जीने का अधिकार नहीं है। इनके जो मौलवी है, इनके जो धर्म गुरु है, वो यही सिखाते हैं। तो इनकी परवरिश ये है, इसलिए वो इस तरह के अल्फाज निकालते हैं मुंह से। वो क्या समझे कि देश की आर्मी और सीआरपी हमारे लिए कितना मायना रखती है। आज देश में अगर ये नहीं होंगे तो हम एक सेकंड रह नहीं सकते हैं। और मगर ये क्या है कि इनकी सोच और परवरिश इसी तरह की है, और इनकी राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी हैं, इनके जी नेता भी इसी सोच के हैं। तो इसलिए ये जो कुछ कह दे, मैं उसको गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि इनकी परवरिश से ऐसी है। जी सर, एक मीडिया का वर्ग है जो हाथरस तो दौड़ दौड़ कर पहुंचा था, पर वही मीडिया, या जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो वो यूपी हो, गुजरात हो, वहां दौड़ कर पहुंचता है। पर अगर यही घटना महाराष्ट्र में होती है तब शांत हो जाता है, यही घटना दिल्ली में होती है तब शांत हो जाता है। और जब बुरी तरीके से वहां पर बंगाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर मारा जा रहा है, मार काट मची हुई है, यहाँ तक कि हिंदू इतना मजबूर हो चुका है कि पलायन कर रहा है, अब असम की तरफ जा रहा है, पर कोई मीडिया इसको दिखाना जरूरी नहीं समझ रही है एक बार भी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल रोहन जी, क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आपने देखा यहाँ कांग्रेस ने शासन किया है। करीब 60-65 साल कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है। और जितनी ये लुटियन मीडिया है, जिसको कहते हैं ना गोदी मीडिया, असल में ये है। और जी ये मीडिया मीडिया नहीं थी, ये इनके दरबारी हुआ करते थे कांग्रेस के। और जी जी कांग्रेस इनको इसी का इनाम दिया करती थी। जो लुटियन जोन में इनको अच्छे अच्छे बंगले मिलते थे, जबकि ये कुछ नहीं होते। इनको सरकारी सारी सुविधाएं मिलती थी। सरकारी खर्चे पे ये विदेश यात्रा करते थे, 5 स्टार होटलों में इनके डिनर और लंच होते थे। तो ये सारी सुविधाएं हैं मोदी जी ने आके इनकी बंद कर दी। और इनको बैठे बिठाए, जो इनको किसी को जो है ना महीने के 10 लाख रुपए एक झूठा एनजीओ बना लिया,
और एनजीओ के नाम से पूरा देश का पैसा है वो इनके खाते में जाता था। तो मोदी जी ने आके 2,500 इस तरह के फर्जी एनजीओ बंद करे थे, वो इनके खाते में सब कुछ जाना हो गया, बंद हो गया। तो ये लुटियल लोग और जो गोदी मीडिया वाले वही माहौल फिर चाहते हैं, क्योंकि इनको जो हराम की देश की खाने को मिल रही थी वो बंद हो गई, तो वो जी चाहते हैं कि दोबारा से भी वही माहौल बने और हमें फिर जो है ना सारी सुविधाएं, इस देश की जनता का गाढ़ जो बड़ी मेहनत का पैसा है टैक्स से दिया हुआ, वो हम फिर इसी तरह से लूटे खाएं। इसलिए वो एक पक्षाघात करते हैं। जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या और बलात्कार होगा वहां ये मुंह बंद कर लेंगे, और जहां नॉर्मल कुछ भी हो जाएगा तो बीजेपी को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बीजेपी ज्यादा जो है ना अगर अहिंसावादी बनेगी तो इसके स्वास्थ्य और सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है। जी सर, एक चीज और है कि ये जो नेता हैं, जो लोग ममता बनर्जी को बधाइयां दे रहे थे, चाहे वो दिल्ली के मुखिया हो अरविंद केजरीवाल जी, चाहे वो महाराष्ट्र के संजय राउत, तो जो शेरनी बता रहे थे ममता बनर्जी को, क्या अब वो जो वहां पर घटनाएं हो रही हैं उस पर एक बार भी इन लोगों ने एक ट्वीट नहीं किया? जरूरी नहीं समझा कि वहां की जनता के लिए एक शब्द बोल दे ममता बनर्जी से? क्या कुछ भी जरूरी नहीं समझा इन लोगों ने? बधाइयां देने तुरंत पहुंच गए ये लोग। रोहन जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि चोर चोर मुंह से आते भाई। तो जी ये सब मिलकर चोर लुटेरे पूरे जो है ना, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वहाँ जो तिगाड़ी सरकार बैठी है शरद पवार